Hello, everyone. Welcome back. So today we're going to talk about Derek Walcott, okay, and उनका work A Far Cry from Africa. Before going into the work, let's talk about Derek Walcott and let's get to know him. Okay, so I'm going to narrate a story about this person, um, and I want you to imagine this person as you know him. Okay, Derek Walcott. 23rd January 1930, Derek Walcott was born. एक छोटे से कैरिबियन आइलैंड पे सेंट लूसिया के। तो वो एक ऐसी जगह थी विच वाज शेप्ड बाय द सी। कॉलोनियल हिस्ट्री थी उस जगह की और बहुत लंबा स्ट्रगल था ओवर लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी। तो जिस मोमेंट से ये जो लड़का था ये बॉर्न हुआ, ही स्टूड एट द क्रॉस रोड्स ऑफ कल्चर। इस पार ये उस पार वो। सेंट लूसिया हैड बीन fought over by the British एंड द फ्रेंच अगेन एंड अगेन, बार बार, कभी फ्रेंच कभी ब्रिटिश लोग आ आके लड़ाई वहाँ पे, मतलब कॉलोनियल हिस्ट्री रही, कॉलोनियल पास्ट रहा है। और ये जो टग ऑफ वॉर था ना, कभी ब्रिटिश कभी फ्रेंच, इट लेफ्ट डीप मार्क्स ऑन इट्स पीपल। जो बेचारे लोग थे वो हमेशा एट दैट क्रॉस रोड खड़े रहे, है ना। उसकी लैंग्वेज पे फर्क पड़ा। लोग, क्योंकि अगर ब्रिटिश इन्फ्लुएंस आ रहा है तो ऑफ कोर्स इंग्लिश आ रही है, फ्रेंच इन्फ्लुएंस आ रहा है तो ऑब्वियसली फ्रेंच लैंग्वेज का एक इन्फ्लुएंस बन रहा है। तो हमेशा एक क्रॉस रोड्स यहाँ पे भी बने रहे और इमेजिनेशन में भी। वॉलकॉट के जो पापा थे, वॉरविक वॉलकॉट, वो एक सिविल सर्वेंट थे और एक पेंटर थे हु डाइड व्हेन डेरेक वाज ओनली 1 year old, बहुत जल्दी। तो एक फादर की एब्सेंस, एक अर्ली साइलेंस जो उनकी लाइफ में है, वो इनके वर्क्स में भी दिखाई देती है। इनका जो इमोशनल वर्ल्ड डेरेक वॉलकॉट ने क्रिएट किया है। इनका एक ट्विन ब्रदर था, रॉडरिक, ठीक है। तो डेरेक और उनका जो ब्रदर था रॉडरिक, दोनों ही दे वर रेज्ड बाय देयर मदर। मदर का नाम था एलेक्स वॉलकॉट। एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्कूल टीचर थी वो, हु बिलीव्ड फियर्सली इन एजुकेशन, कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिटरेचर जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक नज़रिया आपका खुलता है और बनता है जब आप लिटरेचर अलग अलग जगहों के लोगों के बारे में जानते हो। तो इनकी मदर ने, एलेक्स वॉलकॉट ने, उनका पूरा घर बुक्स से भर दिया। दोनों लड़कों को ये इनकरेज किया कि तुम लिखो, तुम पढ़ो, तुम पेंट करो। तो पोइट्री जो थी ना वॉलकॉट के लिए बिगैन नॉट एज अ लग्जरी, पर उन्होंने सीखा ही वैसे ही। इट वाज अ वे ऑफ सर्वाइवल फॉर हिम। सो एज अ चाइल्ड वॉलकॉट फेल इन लव विद द इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि मे बी बुक्स जो थी वो इंग्लिश में वो पढ़ रहे होंगे, तो ये फेल इन लव विद दैट लैंग्वेज, इवन दो इट वाज द लैंग्वेज ऑफ द कॉलोनियल रूल। अब लोग क्या है, लोग अगर कॉलोनियल पास्ट को या कॉलोनाइजर्स को आप अम, पीछे कर रहे हो, आप रिबेल करना चाहते हो, तो आप उनकी दी हुई हर चीज़ को रिबेल करोगे। लेकिन अब वॉलकॉट को तो इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी लगने लगी, इतनी अच्छी कि उन्होंने मेमोराइज कर लिया शेक्सपियर को, मिल्टन को, जितने रोमांटिक्स थे उन सबको। वाइल अराउंड हिम पीपल स्पोक क्रियोल एंड दे लिव्ड लाइव्स फार रिमूव्ड फ्रॉम इंग्लिश लिटरेरी ट्रेडिशंस। तो ये इससे क्या हुआ, दिस क्रिएटेड द सेंट्रल टेंशन ऑफ हिज लाइफ। हाउ डज अ कैरिबियन पोएट write in the language of the colonizer without betraying its own people? ये बहुत बड़ी कश्मकश में ये फंस गए। अब मैं क्या करूं, मैं अपने लोगों को धोखा नहीं दे सकता और मुझे ये लैंग्वेज बहुत पसंद है, मैं इसमें पढ़ना लिखना चाहता हूँ, तो ऐसे कैसे करूं कि इसको भी रख लूं और उनको भी धोखा ना दूं। जब ये 18 ईयर्स के थे, इन्होंने पब्लिश किया अपना छोटा सा स्मॉल बुक ऑफ पोएम्स, प्रिंटेड विद मनी बोरोड फ्रॉम हिज मदर। तो एक अर्ली साइन था ये डिसिप्लिन का और सीरियसनेस का विद विच ही अप्रोच्ड पोएट्री। आफ्टर स्टडिंग एट द यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ वेस्ट इंडीज इन जमैका, ये वापस आए सेंट लूसिया एंड ही वाज डिटरमिन्ड नॉट टू अबैंडन द कैरिबियन फॉर यूरोप, क्योंकि बहुत सारे राइटर्स उनसे पहले ऐसा कर चुके थे।
1950s और 1960s में, अब 50s में अगर आप याद करो, हम ब्रिटिश लिटरेचर जब पढ़ते हैं तो एंग्री यंग मैन का टाइम था, ऑसबर्न वाज राइटिंग, वेस्कर वाज राइटिंग। 50s और 60s में वॉलकॉट इमर्ज्ड एज अ लीडिंग वॉइस ऑफ कैरिबियन लिटरेचर। He also worked as a teacher, as a journalist, and most passionately, a man of the theatre. ये ऐसा मानते थे कि ड्रामा जो है ना वो कैरिबियन हिस्ट्री को, कैरिबियन लैंग्वेज को जिंदा कर सकता है, जिसमें अकेली पोइट्री कुछ नहीं कर पाएगी। थिएटर एक ऐसी चीज है, क्योंकि लोग देखते हैं, जाते हैं, एंजॉय करते हैं, तो उसके थ्रू हम कैरिबियन को ऊपर उठा सकते हैं। सो ही फाउंडेड द ट्रिनिडाड थिएटर वर्कशॉप, जहाँ पे इन्होंने एक्टर्स को ट्रेन किया, एंड ही रोट प्लेज रूटेड इन कैरिबियन लाइफ, फोकलोर एंड colonial हिस्ट्री। फिर भी वॉलकॉट कभी भी एक सिंपल नेशनलिस्ट पोएट नहीं थे। इन्होंने ओपनली रिजेक्ट किया इस आइडिया को कि कैरिबियन राइटर मस्ट रिजेक्ट यूरोप कंप्लीटली, जस्ट बिकॉज हमें कॉलोनाइज किया है तो हमें उनको कंप्लीटली रिजेक्ट करना है, ये माइंडसेट उनका नहीं था। इंस्टेड ही सॉ हिमसेल्फ एज पोजिशन्ड विद द ब्लड ऑफ बोथ, कि मैं अपने आप को पोजिशन करता हूँ, मेरे अंदर थोड़ा ये भी है, थोड़ा वो भी, क्योंकि मैंने पढ़ा है वो सब कुछ, अफ्रीकन एंड यूरोपियन। एक ऐसी इमेज ही वुड लेटर make famous also in his poem A Far Cry from Africa. So his work is filled with this painful doubtlessness. One side we have love for Africa, and he also has admiration for European art. And then he has loyalty to the Caribbean landscape that has shaped him. Hmm? ये 50s 60s में हुआ। 70s और 80s में, 1970s और 1980s में वॉलकॉट की रेपुटेशन फैली फार बियॉन्ड द कैरिबियन। अब लोग उनको और जगहों पे भी जानने लगे। ही बिगैन टीचिंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स, मोस्ट नोटेबली एट बॉस्टन यूनिवर्सिटी। तो लिख रहे थे साथ साथ में अबाउट आइलैंड फिशरमैन, colonial wounds, सी के बारे में भी लिख रहे थे, दैट सीम्स टू रिमेंबर एवरीथिंग हिस्ट्री ट्राइड टू फॉरगेट, ही वाज राइटिंग दैट। इनका सबसे बड़ा अचीवमेंट आया 1990 में। इन्होंने पब्लिश किया ओमेरोस, OMEROS, एक मॉडर्न एपिक जो कि ये इंस्पायर्ड थे होमर के इलियड और ओडिसी से, बट इन्होंने इसको सेट किया इंटायरली इन द कैरिबियन। इसमें ग्रीक हीरोज बिकम फिशरमैन, हेलेन बिकम्स अ सेंट लूशियन वुमन, और जो एंशियंट एपिक है, एपिक का फॉर्म है पूरा, इट इज रीबॉर्न टू टेल द स्टोरी ऑफ colonial डिस्प्लेसमेंट एंड सर्वाइवल। तो बहुत ब्यूटिफुली इन्होंने उस पूरी पिक्चर को कैरिबियन लैंडस्केप में सेट कर दिया। Omeros proved that Caribbean experience could stand at the center of world literature. 1992 में वॉलकॉट को नोबेल प्राइज मिल गया लिटरेचर में। इतना ये ऐसे इनका ग्राफ गया, तो नोबेल कमिटी ने प्रेज किया इनको फॉर अ पोएटिक वॉइस फॉर्म्ड बाय अ हिस्टोरिकल विजन ऑफ मल्टी कल्चरल कमिटमेंट। सो फॉर वॉलकॉट जो ये प्राइज था, इट वॉज नॉट जस्ट पर्सनल रिकग्निशन, इट वॉज एन एक्नॉलेजमेंट कि जो कैरिबियन है, लॉन्ग ट्रीटेड एज मार्जिनल, बिलोंग्ड फुली टू द ग्लोबल लिटरेरी हिस्ट्री। हम भी हैं, ठीक है। लेटर ईयर्स में वॉलकॉट ने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया पोइट्री के लिए, पेंट किया इन्होंने, एंड ही हैज रिफ्लेक्टेड ऑन मेमोरी, ऑन एजिंग, ऑन एग्जाइल, ऑन बिलोंगिंगनेस, and he divided his time between Caribbean and United States, always returning in imagination to the sea, to the light, and the voices of St. Lucia. He passed away on 17th March 2017. Beginning the work is very powerful. It remains a powerful answer to the question he struggled with all his life. And what is the question? How can a divided inheritance become a source of artistic strength rather than shame? डिवाइडेड इनहेरिटेंस ना जो उनका था कि
belongingness Caribbean, लेकिन admiration for the European. So his poetry teaches us that identity is not about choosing one side over another, but it is about learning to carry history, to carry language and loss with honesty and with grace. Huh? So this is about the life of Derek Walcott. And further on, we will talk about his poem, The Far Cry from Africa, in the next one.